नमस्कार। स्त्री को जननी कहा गया है। मां शब्द इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द है। कहते हैं कि एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब वो मां बनती है, लेकिन आजकल के इस बदलते परिवेश और गलत खान पान की वजह से ढेरों बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनमें से इनफर्टिलिटी प्रमुख है। आज के इस प्रोग्राम में बातें इसी विषय पर। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन क्या है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज कैसे कराएं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम चौबे। मैडम नमस्कार और बहुत स्वागत आपका। थैंक यू ललिता जी। तो मैडम बात को शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है? देखिए, इनफर्टिलिटी का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। मतलब ये बोलते हैं कि मतलब अगर कोई कपल है, मैरिड कपल, जिसमें जो फीमेल का एज लेस देन 35 इयर्स है, अगर वो 1 साल तक मतलब साथ में रह रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, वो यूज नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनको कंसीव नहीं हो पाता है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर कोई फीमेल जिसका एज लेस देन मोर देन 35 है, उसमें हम लोग ये 1 ईयर से कमा के एज टाइम पीरियड लेस देन 6 मंथ्स कर देते हैं। मतलब तो वही है कि अगर कोई कपल है जो 1 साल तक कम से कम साथ में है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उसके बाद भी अगर उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसको इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। तो इसके कारण क्या है? कारण देखिए, कारण मेल में भी हो सकता है, जो फीमेल है दोनों में हो सकता है। मतलब दोनों का इक्वली चांसेस है कि मेल का कारण कम से कम 40 to 50% ऑफ इनफर्टिलिटी मेल की वजह से होता है, रेस्ट फीमेल की वजह से होता है। जो मेल में है उसमें मोस्ट कॉमन है जो स्पर्म का कम होना, ओलिगोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, जो मतलब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। और जो फीमेल्स में तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। सबसे कॉमन होता है ओवुलेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें अंडा जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है, ये सबसे कॉमन है। उसके बाद भी हार्मोनल फैक्टर्स होता है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज होता है, जिसमें कोई रुकावट हो या कुछ बनावटी कोई प्रॉब्लम हो जन्म से ही, मतलब ठीक है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है। इंडिया में तो सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ, बार बार सफाई करवाना, प्रेगनेंसी हो रहा है, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होता है, तो अर्ली स्टेज में, कम एज में किसी को प्रेग्नेंट होगी नहीं, अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसमें डीएनसी करवाना बार बार, ये सब एस्ट्रोमेन सिंड्रोम हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। यानी समय से पहले अगर वो नहीं चाहते, अगर वो उन्होंने कराया, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन ना लिए, तो फिर वैसे हो पाता है। और 10% ऑफ केसेस में अनएक्सप्लेन होता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं हम लोग। अभी आपने बोला 40 to 50% पुरुषों में होता है, तो अराउंड 40, मतलब 40 के आसपास, 40 तो कह ही सकते हैं, फिर भी एक बड़ा इफेक्ट है। तो हमारे समाज में ज्यादातर महिलाओं को ही इसके लिए दोषी माना जाता है, तो इसके अवेयर करने के लिए तो इसको मेल इनफर्टिलिटी कह सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि जब भी अब आते हैं हम लोग इसका इलाज पर कि इसके इलाज कैसे किया जाए, वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज होता है, जो इसका कॉज है उसी को ट्रीट करना होता है। अगर कोई मेल इनफर्टिलिटी है, मतलब उसका अकॉर्डिंगली उसका इवालुएट करना होगा कि किस लिए हो रहा है, जो स्पर्म प्रोडक्शन किस लिए नहीं हो रहा है, और क्या क्या। आजकल तो अल्कोहल इनटेक, सिगरेट, ये सब इतना ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है, मतलब ये सब भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब मेल में और फीमेल दोनों में ही। मतलब मेल में पर्टिकुलरली स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल इनटेक हुआ, ये सब रोकना पड़ेगा, प्लस इनका प्रॉपर योगा, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली जो है, जो हार्मोनल इवैल्यूएशन होता है कि क्या क्या मतलब किस वजह से हो रहा है ये। सेकेंडली स्पर्म एनालिसिस टेस्ट होता है, जो सबसे कॉमनली हम लोग कराते हैं और सबसे इजी होता है। मतलब इससे पता चलता है कि मतलब कितना प्रॉब्लम है, मतलब कितना लेवल तक प्रॉब्लम है, अगर कितना काउंट कितना है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर काउंट है तो हम लोग मेडिसिन से उसको मतलब इम्प्रूव करा सकते हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल से अगर कम है मतलब तो उसका आगे का ट्रीटमेंट होता है। मतलब एडवांस प्रोसीजर भी आ गए हैं मतलब आजकल। तो एडवांस प्रोसीजर में क्या होता है? वही आईवीएफ है, इक्सी है, आईवीएफ है, वो सब प्रोसीजर है। और सेकेंडली जो फीमेल कॉज होता है, जो ट्रीटेबल कॉज हम लोग बोल सकते हैं, जो ओवुलेटरी कॉज है, जिसमें अंडा नहीं बनता है, उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोनल इवैल्यूएशन होता है, थायराइड का टेस्ट कराना, प्रोलैक्टिन, एएमएच, ये सब चीज से अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है पता चलता है।
और सेकेंडली उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर कुछ ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स आते हैं जो हम लोग देते हैं, मतलब उसके करेक्शन के IVF लिए। में? नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर में, मतलब आईवीएफ तो लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग आईवीएफ के लिए काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि काफी कॉस्टली प्रोसीजर होता है, मतलब वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पर्टिकुलरली एटलीस्ट 1-2 साल तो कम से कम हम लोग मेडिसिन से ट्राई करते ही हैं, जिसका मतलब कुछ ट्रीटेबल कॉज से अगर इनफर्टिलिटी है उसको। इसी दौरान पीसीओएस की समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत जो ज्यादा हो कि आप कह सकते हैं टीनेजर्स लड़कियां हाँ, हो गई, हाँ, हाँ। और 35, 30, 40 प्लस जो भी एज ग्रुप हो गए, तो इसका निदान कैसे किया जाए? देखिए, पीसीओडी तो अराउंड देखा जाए तो अराउंड 20 to 30% ऑफ टीनेजर फीमेल्स में मतलब पाया जाता ज्यादा है। होता मतलब है। इसका भी निदान वही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। मतलब मेनली ओबेसिटी हुआ, सिडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल जो बहुत ही कॉमन है। टीनेजर कोई काम करना नहीं चाहता, सब बैठ के अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं है फिजिकल। तो उसी वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है प्रॉब्लम्स आजकल फीमेल्स में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कमाना। जो ओबेस है, मतलब वेट कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि मतलब अराउंड 5 to 10% भी अगर वेट रिड्यूस कर लेती है कोई फीमेल, मतलब तो उसका जो पीसीओडी है अराउंड 60 to 70% इंप्रूवमेंट हो जाता है। और बहुत बार तो कोई मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक उसका जो सिम्टम्स होता है, मान के चलिए एमिनोरिया हुआ, ओलिगोमेनोरिया हुआ, जो मासिक टाइम पे ना होना, चेहरे पे हेयर्स होना, एक्नी होना, मतलब ये सब प्रॉब्लम तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, ये सब आधा तो 50% ऑफ द केसेस में डाइट और एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाता है। आज के समय में यही तो ज्यादा देखने को बहुत मिल रहा है, टीनेजर्स की लड़कियां हाँ, हैं, बिल्कुल। एक्ने बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ये सब। जो एंड्रोजन करके एक हार्मोन होता है बॉडी में, मतलब जो ये ओबेस पेशेंट में, मतलब ये सब जो ब्रेन से कुछ कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब वो सब डिसरेगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एंड्रोजन लेवल जो है उसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है और वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी हुआ, हेयर ग्रोथ होता है फेस में, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है फीमेल्स को। और बाद में जाके इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होता है, जिसमें इनफर्टिलिटी भी एक कॉज है पीसीओडी में। बाद में जाके पीसीओडी में ये इनफर्टिलिटी होना, डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, हार्ट की बीमारियां, इनफैक्ट कैंसर भी हो सकता है इस बीमारी से। इतनी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, पेशेंट को पता नहीं रहता है। मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये अगर ट्रीट नहीं हुआ तो बाद में जाके कितना ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। कभी कभी छोटी सी बीमारी होने पर लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेनली काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो काउंसलिंग है। और अपना जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस आता है सब, इनफैक्ट फ्रॉम द बचपन से ही सब हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल सब सिखाना चाहिए पेरेंट्स को। मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब इंक्लूड होना चाहिए। बाद में जाके हेल्दी डाइटिशियन एक प्रॉपर होनी चाहिए स्कूल में, जो बच्चों को प्रॉपर मतलब डाइट का काउंसलिंग करे। जो जंक फूड आजकल बच्चों खाते हैं, मतलब वो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करे ताकि ये सब ना खिलाए बच्चे को। खेल कूद में ज्यादा उन लोग को इन्वॉल्व करे। ये सब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस, ये स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही आजकल बढ़ गया है एकदम। हाँ, ये स्ट्रेस के लिए प्रॉपर एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक होना स्कूल में बहुत जरूरी है। यानी आप जो भी स्कूल हो एक अलग से भी इसके लिए, जैसे टीचर्स हैं, ज्यादा प्रेशराइज ना करे बच्चे को, मतलब अपना फ्रीली रहने दे, जितना पढ़ाई जितना जरूरत है उतना ही मतलब करवाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना, मतलब वो सब बहुत दिक्कत होगी। हाँ, बदलते समय के साथ होते जा रहे हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में महिलाओं की जो बीमारियां होती हैं, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत से औरतों को। इसकी क्या वजह है? देखिए, एब्डोमिनल पेन मेनली गायनी की वजह से हो रहा है ये कहना मुश्किल है। उसका बहुत सारे रीजन, डिहाइड्रेशन हो सकता है। जो पेशेंट आजकल पानी वानी उतना काम में ही बिजी रहते हैं, पानी रेगुलर हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं। एक हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी लग जाती है, उसकी वजह से पेट का ये हो सकता है। सेकेंडली क्या, बाहर का खाना, मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बाहर घर का बनाया हुआ खाना तो आपको पता है कि हाँ अभी बना है, आप लोग खा लिए, हाइजीन मेंटेन किए, लेकिन बाकी रोड साइड या रेस्टोरेंट में खाने होने से फूड पॉइजनिंग की वजह से भी पेट में दर्द होना, ये सब हो रहा है। मतलब मेनली गायनिकोलॉजिकल कॉज तो थोड़ा मतलब मुश्किल है बोलना, लेकिन मेनली ये सब एक्स्ट्रा जो कॉज है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, फूड पॉइजनिंग, यही सब मेनली रीजन देखा गया है। मतलब औरतों का शरीर हर आयु वर्ग में परिवर्तन होते रहता है, वो 15 साल की उम्र हो, 20 हो, शादी के बाद हो, या फिर 40-50 हम कह सकते हैं मेनोपॉज वाली जो अवस्था होती है। तो ये जो बदलाव का समय होता है, तो इसमें
कैसे ख्याल रखना चाहिए अपना कि बने रहे, स्वस्थ भी रहे? और उसका एक तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेनोपॉज होता है उसमें क्या होता है कि हार्मोनल ट्रांजिशन होता है, मतलब जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, वो धीरे धीरे सडनली कम होने लगता है। इसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने लगती है, वो फीमेल्स को समझना जरूरी है, मतलब ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है तो मूड स्विंग होता है, स्किन का ड्राइनेस होता है, फिर हॉट फ्लैशेस होता है, वेजाइनल ड्राइनेस जो है, ये सब चीज जो वीमेन है इसको समझना चाहिए कि देखो अभी मेरा ये होता है इस एज में। डिप्रेशन, बहुत लोगों को तो डिप्रेशन होने लगता है कि वजह से मतलब कि देखो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब मेरे साथ। लेकिन ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल जो चेंजेस आती है बॉडी में, उसकी वजह से जब दिक्कतें हो रही है उसको अपना एक समझे और अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करे, थोड़ा मतलब हेल्दी डाइट खाए, अपना कुछ विटामिन हुआ, मतलब कैल्शियम हुआ, ये सब इंक्लूड करे अपनी डाइट में, रेगुलर वॉक करे, एक्सरसाइज करे, मतलब डेली अपना प्रॉपर डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क ये सब ले, फैट वाली चीजें थोड़ा कम कंज्यूम करे, ये सब चीज, योगा करे, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है मतलब फीमेल्स के लिए। यानी कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अगर ऐसा ये शारीरिक बदलाव है, ये होना है, तो मानसिक अपना कहते हैं माइंड सेट करके हम बीमारी को दूर कर सकते हैं। एक तो समझे कि हाँ ऐसा ये होता है, ये नॉर्मल है मतलब। तो क्या अगर इतना करने के बाद भी कुछ परेशानियां हो तो क्या वो भी होती हैं? होती है, बिल्कुल होती है। एज के साथ जो मेनोपॉजल जो एज होता है उसके बाद वेजाइनल ड्राइनेस होता रहता है, हस्बैंड के साथ रहने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पेन डिस्पेनिया हो सकता है, वो सब प्रॉब्लम है, डिप्रेशन होता है, सुस्तीपन होता है, फिर धीरे धीरे जो जैसे एज बढ़ेगा हड्डी कमजोर होने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब मेनोपॉजल सिम्टम्स ही है, मतलब अर्ली और लेट में डिवाइड करें तो लेट सिम्टम्स में कार्डियोवास्कुलर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब प्रॉब्लम्स इतनी सारी बीमारियां हो सकती है। तो क्या ये सबको होती है कि मतलब ऑलमोस्ट होती है, मतलब कम या ज्यादा में थोड़ा बहुत चेंजेस तो होती ही है, मतलब जो वही है जो प्रॉपर अपना डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये सब ले रहे हैं, अपना फिट रह रहे हैं, उनको ये सिम्टम्स कम होती है, और जो मतलब उतना अपना देखभाल नहीं कर पा रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास आते होंगे, तो उसके बारे में बताइए। देखिए एंडोमेट्रोसिस भी ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही हो रहा है, मतलब सब कुछ इंटररिलेटेड है। मतलब तो पहले अगर हम कुछ समय पहले जाएं तो इतनी बीमारियां शायद नहीं होती थी। हाँ, आजकल देखा जाए तो फीमेल्स इतने कैरियर कॉन्शियस हैं, मतलब लेट मैरिज हो रहा है, लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है, मतलब 30 के बाद मैरिज होना, फिर चाइल्ड बर्थ होना, ये एक सबसे कॉमन रीजन है एंडोमेट्रियोसिस का। मतलब ठीक है, पहले जमाने में क्या था कि अर्ली हो जाती, बच्चे हो जाते थे, तो ये सब मतलब यानी चाइल्ड बियरिंग, मतलब चाइल्ड से बर्थ से रिलेटेड है। मतलब ये ज्यादा देखेंगे जिसको बच्चे नहीं है, मतलब 30 से ऊपर एज हो गया, जिसको बच्चे नहीं है, उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये सब। मतलब और आजकल देखेंगे यंग फीमेल्स में भी, लड़कियों में पीरियड ज्यादा जल्दी आने लगा है, 9 साल 10 साल में भी आने लगा है, मतलब बहुत कॉमन देखा गया है। ये भी एक कॉज है, मतलब बाद में जाके जो इतना दिन तक पीरियड होना, मतलब बच्चे ना होना, वो सब एक प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस के हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इससे बचना कैसे चाहिए फिर? इसका उपाय आप लोग क्या सजेस्ट करती हैं, आप लोग जो भी कपल्स आते हैं आपके पास? यही बोलती हूँ कि टाइम से मतलब प्रेगनेंसी प्लान कर लेना। मतलब इसका सबसे ये इम्पोर्टेंट बात तो यही है, मतलब जितना जल्दी, मतलब 30 के जितना भी एम्बिशियस हो फीमेल, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि अराउंड 30 के आसपास उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी कम से कम हो जाए। मतलब एक बार हो जाने के बाद इसका इंसिडेंस कम हो जाता है, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर ये बढ़ेगा। और बहुत बार ये हेरिडिटरी भी है, मतलब कुछ मतलब जेनेटिक ही है, मतलब पहले से ही जेनेटिक में मतलब वो एनरोल रहता है कि हाँ मतलब ये कुछ ये प्रॉब्लम्स होगी, मतलब ठीक है। कुछ तो वैसा भी है, उसका डेफिनेट मेडिकेशन आता है, तो वो सब अपना लेना होता है उसमें। तो बदलते समय के साथ जितनी बीमारियां आई, अभी आपने इसके पहले चर्चा किया आईवीएफ का, उसके बारे में कुछ बताइए। आईवीएफ पद्धति ये किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और एज ग्रुप कितनी उम्र तक ये किया जाता है? देखिए आईवीएफ जो है एक मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। इसमें एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसमें ओवम और स्पर्म हम लोग बाहर फर्टिलाइज करके फिर एम्ब्रायो को फीमेल का वूमेन हम लोग डाल देते हैं उसको, मतलब ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है। कुछ अगर कोई भी कपल को मतलब 1-2 साल ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम रीजंस हो सकती है। ये तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें हम लोग आगे का सब कुछ मेडिकेशन लेके IUI करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो उसमें हम लोग कर सकते हैं IVF।
ठीक है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। बाकी कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, ट्यूब ब्लॉक है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब कोई इंडिकेशन होता है जिसमें आईवीएफ कराना जरूरी है। वो डिपेंड करता है क्या कॉज है, वो आपका स्पेसिफिक जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो जो ट्रीट कर रही है वही देख के वो देखेंगे, इन्हें मतलब वो डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब कराना है कि नहीं, मतलब ये मेडिसिन। इसमें एज कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम? मतलब एज का देखिए, एज देखा जाए तो एटलीस्ट 40, लोग तो 45 तक करवाते हैं मतलब, लेकिन इसका ऑटोमेटिक कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ने लग जाता है। एटलीस्ट आइडियल 35 to 40 इयर्स के बीच में कराना चाहिए अगर किसी को मतलब नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो अराउंड 40 से पहले तो करा ही लेना चाहिए। मतलब लेट स्टेज तक जाने पे क्या होता है, नॉर्मली 45 में भी हो जाता है, लेकिन उसका अलग ही कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं उसमें। अब मैडम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब अपना हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने आप में ध्यान दीजिए, ठीक है। फीमेल्स को मेनली होता है सब घर में, घर के कामों में, बच्चों में, उसमें निकल जाते हैं टाइम, खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन सबसे जरूरी है अपना हेल्थ। तो अपना हेल्थ पे ध्यान देंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैडम आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि अपनी लाइफस्टाइल बदल के, अपना खान पान बदल कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए और अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते।